of you. My colleague, Professor J.S. Diwan, Professor Baljeet Singh Ji Patel, Principal of this institution, my close friend, Professor Khenraj, all organizing team, faculty members, all researcher and master students, this is, I think, ये पहला मौका है कि जब भी प्रिंसिपल साहब ने यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई तो आई वाज द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी सेशन, और उस टाइम माई रोल वॉज डिफरेंट, बट टुडे माई रोल इज लिटिल बिट डिफरेंट। और आज एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ बारिश लेके आया हूँ और बर्फ भी लेके आया हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है कि स्नो हो रहा है। शिमला में काफी 5-6 इंच जो है स्नो फॉल हो चुका है। समर हिल यूनिवर्सिटी जहाँ से हम आए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। इनफैक्ट आई वॉज नॉट शिमला, मैं कल IIT रोपड़ से डायरेक्ट आया हूँ यहाँ पर। आई वॉज देयर इन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तो मैंने हमेशा प्रिंसिपल साहब को कहा, जब भी कोई एकेडमिक है तो उसको तो मैं, और वो भी DAV की, तो मुझे पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इस जगह से मैं कनेक्टेड हूं। जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस का थीम भी है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन बेसिक साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी एरिया, और यहां जितने भी फेसेस दिख रहे हैं सबके साथ मैं रहा हूं, उनसे मिलता भी रहता हूं। और कुछ बातें आपसे कहना भी चाहूंगा आज, लेकिन सबसे परम जो अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा आपके साथ, जो मेरा सुबह का एक्सपीरियंस था। एक चीज प्रिंसिपल साहब आपको कहना चाहूंगा, आपका जो सारथी है, जो आपका सुरेश है, वो बहुत ही, सुबह का हमारा एक्सपीरियंस, हम जयंती माता होके आए, इतनी हैवी बारिश थी। मैं एक स्टेज पर होटल में मैंने कहा कि सुरेश जी मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी इच्छा थी कि मैंने जाना है वहां, लेकिन सुरेश ने जिस तरीके, सर जब आपने मन बना लिया तो मैं आपको पहुंचा के आऊंगा। वो बहुत ही, प्रिंसिपल साहब वो बहुत ही शुद्ध आत्मा है, इतना मैं कह सकता हूं। सेवक हो तो ऐसा हो। मेरे साथ मेरे कुलीग दीवान साहब बैठे हैं। मैं अपने आप को कंफर्टेबल तब फील करता हूं विश्वविद्यालय में, जबकि निचले पायदान पर जो मेरा सेवक है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वो खुश रहता है। मैं ऑफिसर को उतना ज्यादा बॉदर नहीं करता। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रथम पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है। और मुझे अच्छा लगा कि जो सुबह का मेरा जो समय था, जिस तरीके से हम एंटेंगल हुए, जो आजकल जिसके ऊपर मैं बात भी कहूंगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जो सूक्ष्मता जो मेरी सुरेश के साथ थी, और उसमें हमारे साथ मेरे कुलीग डॉक्टर रमेश भी थे। मंदिर में जब हम बैठे तो एक वहां पुजारी जी थे, हम 3 लोग थे, और साथ में मेरे साथ मेरे परिवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, विदेश से मेरा बेटा जुड़ा, इंडिया से मेरी बेटी जुड़ी, और गांव से स्नोफॉल हो रहा था, बगीचे से मेरी वाइफ जुड़ी। और वो एक मेरे लिए अलौकिक अनुभूति थी जो मंदिर में मैंने समय बिताया सुबह का। और उसके बाद मैं यहां पहुंचा आपके पास। जैसे मैं पहले भी कहा कि जो कांगड़ा की जो धरती है, यहां पर जो देवियों का वास है, और मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं लास्ट मंथ, क्योंकि हमारा रीजनल सेंटर है, जितनी बारी आया मैंने देखा धौलाधार की रेंजेस में जिस तरीके से ग्लेशियर का गायब हो जाना, ये बहुत ही चिंता का विषय था।
मेरी लगातार डीआरडीओ के जो मेरे कोलैबोरेटर्स हैं, कुछ जो नासा का डाटा को शेयर करते हैं, उसमें ये बताया गया था कि ग्लेशियर समय से पहले पिघल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा यहां चेंजेस आ गई है जो ग्लेशियर्स है। लेकिन एक आज अच्छी बात है, मैं अंदर से बहुत खुश हूं कि जिस तरीके से यहां बारिश हो रही है और हायर रेंजेस में स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा खुशी का मौका है और ये कॉन्फ्रेंस में हम विटनेस कर रहे हैं इस क्लोजिंग में, जो कि मुझे हमेशा याद रहेगा कि स्नोफॉल की शुरुआत आज बसंत पंचमी से शुरू हुई और मैंने सुबह के समय माता के चरणों में मत्था टेका। ये बहुत ही शुभ है मेरे लिए भी, और मैं आशा करता हूं सारे जितने भी हिमाचल के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको आज खुशी हो रही है जिस तरीके से बारिश हो रही है। और एप्पल के लिए, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूं वहां पर एप्पल के जो ग्रोवर है बहुत परेशानी में थे, तो स्नोफॉल ने आज सबके चेहरे पर खुशी दी। ये सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। बधाई के पात्र प्रिंसिपल साहब है, यहाँ के सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, सारा स्टाफ है। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो टीम है वो एनर्जेटिक है, एक रूपता है, रेजोनेंस है, पॉजिटिविटी है, दैट आई कैन विटनेस। जैसे ही मैं कैंपस में एंटर करता हूं, ये पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। आई कैन फील दैट वाइब्रेशंस जो अपने आप को एक पॉजिटिव करती है। तो आप बधाई के पात्र है प्रिंसिपल साहब, जिस तरीके से आपने एक एनवायरमेंट रखा है। आप ही बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, फेयर रहते हैं, और अपने फैकल्टी के लिए किसी भी स्तर तक, आप चाहे शिमला हो चाहे दिल्ली हो, मैनेजमेंट के लेवल पर आप अपने फैकल्टी के लिए, उनके जेन्युइन हक के लिए लड़ते हैं। और मैंने आपका ये जो देखा है रोल पिछले 8-9 सालों से, जब से आपने यहाँ का पदभार संभाला, आप हमेशा इंस्टीट्यूशन के प्रति, स्टूडेंट के प्रति और अपने कुलीग के प्रति जिस तत्परता से आप पॉजिटिव रहते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो हमेशा यूनिवर्सिटी में भी कहता हूं, कॉलेज हो, एजुकेशन हो तो डीएवी कांगड़े की तरह हो। और इसमें मेरे साथ हमारे जो प्रेजेंट डायरेक्टर है डॉक्टर अमरजीत, वो भी खूब तारीफ करते हैं। सेक्रेटरी साहब के सामने हमने 3-4 बारी बोला कि अगर कॉलेज की पढ़ाई हो या एजुकेशन एकेडमिक का स्टैंडर्ड बढ़ाना हो तो डीएवी कांगड़ा का कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस कॉलेज से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था, और अगर आज मैं एकेडमिक की टॉप पोजीशन पर पहुंचा हूं तो एक चीज तय है, इसमें कांगड़ा की मेरी जो यहां लगन थी, जो मैंने मेहनत की, और मैं अपनी मेहनत से ही, अपनी रिसर्च से ही इस पोजीशन पर पहुंचा हूं। मैं कभी भी, मेरे पास और कोई दूसरे संसाधन नहीं थे, मेरे पास एक ही था मेरे पॉकेट में, मेरी जेब में, वो मेरी तपस्या थी, मेरी रिसर्च थी, मेरी ईमानदारी थी, मेरी हार्डवर्किंग थी। वही आज भी मैं साथ लेके चला हूं। और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरे पास जो चीजें मेरे पॉकेट में है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा अपना है, जो कि मेरे साथ भी जाएगा जब हम इस संसार से जाएंगे, उस सूक्ष्मता से। ये एक अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं सूक्ष्मता को देखता भी हूं, फील भी करता हूं, उसको विजुलाइज भी करता हूं, कुछ सच्चाई है। अब थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आने वाला समय, मैं फिर कह रहा हूं, हर बारी मैं कहता हूं, बहुत चुनौतीपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि अगले 4-5 सालों में एजुकेशन का क्या स्वरूप होगा, क्या इस तरह का सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज एआई, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये इतने बड़े स्तर पर इमर्ज हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा सिस्टम अगला। पूरे विश्व स्तर पर बहुत चर्चा चल रही है कि किस तरह से आगे जॉब का स्वरूप कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। कल अगले पल क्या होगा, नोबडी नोज इट। ये ना सरकारों से भी परे हो गई है। कुछ
कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। एआई ने कुछ ऐसी चीजें कर दी है डेटा के बेस पर, कुछ डिसीजन तो वो ऐसे कर रहा है जैसे कि उसमें कॉन्शियसनेस भी है, मतलब वो सोच भी रहा है। एआई अब सोचने में भी कुछ करने लग गया है। तो आप देखिए कि जब अगर वो डिसीजन लेने लगे पड़ेगा कॉन्शियसनेस लेवल पर, तो इस संसार का क्या होगा? क्या हम पैरेलल दुनिया बना रहे हैं? आज एक इमीडिएट एग्जांपल आपके सामने कहना चाहूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में जो मॉडल होते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया बनते हैं, एआई तो आज वर्चुअली मॉडल बना रहा है। नो नीड, रियल मॉडल की जरूरत ही नहीं है, इट्स अ वर्चुअल। उसमें लगता है ये सच्ची के हैं। कुंभ में नहा रहे हैं, कोई मॉडल नहा रही है, एक्चुअल में है नहीं है, इट्स अ वर्चुअल। वो बिल्कुल लगेगा सच्चा है। तो क्या हम वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं और एक्चुअल में उनसे बात करते हैं और वो अपने फील भी करते हैं, उनको लग रहा है ये सच्चा है, और वो डिसीजन भी अगर लेने लग पड़े तो ये बहुत ही यंग बच्चों के लिए, बच्चों ये सोचना आपने, आप ऐसे चौराहे पर बैठ गए हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम काम नहीं करेगा, ये चीज तय है। बहुत सारी चेंजेस आ रही है। जिस तरीके से ये जो डेटे की दुनिया हो गई है, हर चीज में डेटा है, तो ये डेटा किसी भी साइड जा सकता है। डेटे को कैसे मैनिपुलेट करना है, किसी भी तरफ जा सकता है। मतलब वर्चुअली आप क्रिएट कर सकते हैं पैरेलल दुनिया। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप सूक्ष्म हो जाते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तो इंटेंगल हो जाते हैं, इंटेंगल्ड हो जाते हैं। उनमें एक ऐसा इंटेंगलमेंट हो जाती है जब सूक्ष्म होते हैं, उनको अगर आप सेपरेट भी करोगे, उनमें वो कनेक्शन बना रहता है। ये अब प्रूव है, इसमें नोबेल प्राइज मिल गए है कि जितने आप सूक्ष्म होंगे तो इंटेंगल हो जाते हैं। इसका मतलब है स्पेस का कोई मीनिंग नहीं रहता, उनको जितने दूर करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनमें कनेक्शन बना रहता है। और टाइम का भी नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इमीडिएटली चलती है। इसका मतलब है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी परे है। तो मतलब कहने का ये है, क्वांटम का इशारा ये कर रहा है कि सच्चाई ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, सच्चाई इससे परे है। हम जो देख रहे हैं वो स्पेस और टाइम के दायरे में देख रहे हैं, मतलब मन और बुद्धि के दायरे में देख रहे हैं। मन हमारा टाइम है और बुद्धि हमारा स्पेस है, स्पेस और टाइम के दायरे में देख रहे हैं। जबकि एक्चुअल जो क्वांटम कह रहा है वो स्पेस और टाइम से परे है। वहां पर स्पेस और टाइम का नहीं है, वो एक्चुअलिटी स्पेस और टाइम से परे है। वहां स्पेस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम भी। अगर स्पेस और टाइम से आप परे चले गए, सोचो जरा बच्चों, जितनी भी हमारी पिछली 300 साल की साइंस है उसका आधार तो स्पेस और टाइम है। हमारा जो ज्योतिष है उसका आधार स्पेस और टाइम है। जितनी हमारी पंडिताई हो रही है वो स्पेस और टाइम है, जबकि ये है ही नहीं एक्चुअल। एक्चुअल इससे परे है, जिसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो स्पेस और टाइम से परे है। रियल ज्योतिष तो स्पेस और टाइम से परे है, और वहां ले जा रहा है आपको एआई और क्वांटम। तो इस चीज को थोड़ा सोचना। एक बात कहना चाहूंगा, यहां देखो खेमराज जी बैठे हैं, इनको अच्छा लगेगा। एक चीज मैं आपके सामने जो शेयर करना चाहूंगा, मैं आजकल के मॉडर्न के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मेरी नैनो साइंस में तो कबीर बसते हैं, जिसको मैं रियल साइंटिस्ट मानता हूं, संत कबीर। उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से सुनना, यंग रिसर्चर के लिए। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर है, कबीर ने जो कहा था। मुझे नहीं पता कि अगर मुझे सच्चा रिसर्चर बनना है तो इट शुड बी इन प्रैक्टिकल, नॉट थियोटिकल। प्रैक्टिकली क्या है, कबीर क्या कहते थे उस टाइम,
जबकि उस समय उनको कहा गया कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज जो क्वांटम एंटेंगल हम विजुलाइज कर रहे हैं, जिसको साइंस भी कह रही है, कबीर क्या कहते थे? डॉक्टर साहब गौर करना, है कहूं तो है नहीं। कबीर कहते थे है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। है कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए। है नहीं के बीच में साहब राह समाए। मतलब एक्चुअलिटी, सिक्का आप ऊपर उछाल रहे हैं, सिक्का जब ऊपर हवा में है, अब क्या है? वो हेड भी नहीं है, टेल भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। ये है नहीं कि मैं ही साहिब रहे समाए। ये जो क्वांटम है, ये सुपरपोजिशन में, सारी चीजें इस संसार में सुपरपोजिशन में, मतलब है नहीं में साहिब रहे समाए। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है एंटेंगल्ड है, रियलिटी उससे परे है, स्पेस और टाइम से। कबीर भी उसी चीज को रहा था कि है नहीं में साहिब रहे समाए, और क्वांटम भी, क्वांटम एंटेंगलमेंट भी उसी चीज की बात कहता है। तो कितने ग्रेड थे वो, कितने ग्रेड थे नानक जो कहते थे एक ओंकार सतनाम। वो एक ही है, लेकिन हमने उसको आजकल बांट दिया है। देखा नहीं है हमारे संत जो है धरनों पर बैठे हुए, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे परे है, स्पेस और टाइम से, वहां एक ही है। उसको आप कुछ भी मानो, उसको साइंस कहो, उसको हिंदुइज्म कहो, उसको अल्लाह कहो, उसको चाहे ईसा कहो, उसको चाहे नानक कहो, चाहे कबीर कहो, वो एक ही है। दैट इज ट्रुथ। वो कब कहां होता है? वो सूक्ष्मता पर होता है। और अगर यंग माइंड के लिए कहता हूं, यंग रिसर्चर के लिए, आज के इस बदलते परिवेश में, एआई के जमाने में, अगर बच्चों आपने रेलेवेंट होना है तो आपको याद रखना कोलैबोरेटिव होना पड़ेगा। आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, अलग अलग डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर केमिस्ट्री के विद्यार्थी है तो आपको फिजिक्स को भी सोचना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी को भी सोचना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल साइंस भी सोचनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेज भी सोचनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट भी सोचनी पड़ेगी, आपको एनवायरनमेंट भी सोचना पड़ेगा, आपको मेडिकल के भी सोचना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक टॉपिक पर काम कर रहे हैं, वो टॉपिक आज की डेट में तब मीनिंगफुल होगा जब उसको आप हर एक एंगल से जोड़ोगे। अगर आप अपने एरिया को, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी है तो आपका ये परम, आज अगर हिस्ट्री को आप इंपॉर्टेंट रेलेवेंट बनाना चाहोगे, आपको उसको हर एक एंगल पर ले जाना पड़ेगा, हर एक डायमेंशन पर ले जाना पड़ेगा, हर एक एंगल पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब आपकी हिस्ट्री वंडरफुल होगी, तब आप एआई से आगे जा सकेंगे। अब वो वक्त चले गया। अब तो जो बच्चे आने वाले हैं, जो यंग जनरेशन है, जो एआई के जमाने में बर्थ ले रही है, वो घिसे पीटे टीचर के पास नहीं जाएगी। हो गया जितना होना था। वो बोलेंगे कि क्या है आपके पास इनोवेशन, ये वक्त आप विजुलाइज करने वाले हैं 4-5 साल के बाद। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं रेलेवेंट कैसे रहूंगा समाज में। ये बहुत चैलेंज है हम सबके ऊपर। याद रखना मेरी बात को, ये बहुत ज्यादा चेंजेस है। ज्यादा दिन तक सिस्टम नहीं चलना है कि हम गए क्लास पढ़ा के आगे, अरे उसका फायदा भी तो दिखना चाहिए। अगर जॉब ही नहीं मिलेगी उससे, कैन यू बिलीव कि टीसीएस, जिसको कि एक सरकारी नौकरी मानते थे टाटा का, 50-50 हजार को फायर कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में आईआईटी के इंजीनियरिंग के लिए चिंता का विषय है। मैं आईआईटी में ही था परसों। अगर आईआईटी में सबसे ज्यादा सिक्योर होता था कोडिंग, कंप्यूटर साइंस में, अब अगर एआई कोडिंग बना के दे रहा है, उनकी पूरी तपस्या लग गई। एआई तो मिनट में दे देता है। अगर एआई आपको नोट्स एक्सेलेंट बना के देगा, बच्चे को क्यों आएगा क्लास में? ये आप लोग नहीं है जो आने वाला बच्चा जो पैदा हो रहा है, जिसको सारी सुख सुविधा एआई देगा, तो वो क्लासरूम में क्यों आएगा भाई? ये रियलिटी याद रखना इस चीज को।
अच्छा रिसर्चर वो जो 5 साल के दुनिया को देख सके, एंड आई कैन विटनेस दैट। मैं विजुअलाइज कर सकता हूं वो किस तरह का होगा। जैसे मैंने कहा वर्चुअल है, आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जितने भी वो देखते हैं आप मॉडल, आपको मतलब सच्चे है वो, दे आर एआई बेस्ड। और वो मॉडल ऐसे है जैसे बिल्कुल रियलिटी से भी बहुत अच्छे। तो फिर कैसे हम सरवाइव करेंगे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अलग सोचना पड़ेगा, एज ए टीचर भी, एज ए स्टूडेंट भी। अगर हमने मीनिंगफुल रहना है तो हमें हर एक डायमेंशन पर सोचना पड़ेगा। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ये मोबाइल में इसका यूज मिनिमम करें। नहीं तो ये अगर आप इसी में, कहिए फेसबुक में फंसे हुए हैं, कहिए सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म में फंसे हुए हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट दे रहा है, कोई नेगेटिव दे रहा है, पॉजिटिव के लिए खुश हो रहे हैं, किसी ने नेगेटिव दे तो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, खाते खाते नेगेटिव कमेंट आ गया तो वो जो खाया है ना उसमें उसकी एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं, जीरो एनर्जी। तो हेल्थ इश्यू आएंगे भाई। तो बेटर है ना उसको दूर रखो, खाना खाओ, खाने को एक्सेप्ट करो उसको, जैसा है खाना, तब लगेगा वो जैसा आना वैसा रहेगा मन। अब अगर फेसबुक में देखते देखते खुशी भी आ रही है, गम भी आ रहा है, तो मैंने अभी कहा असली आप खुशी और गम से परे है। जो है नहीं में साहिब रहा समाये, वो ना तो है ना नहीं है, उसके बीच में। और वही क्वांटम कहती है सुपरपोजिशन। ना तो मैं वेव हूं ना पार्टिकल हूं, मैं बीच में हूं। अगर आप नीचे है तो वो तो जिसको हम रियलिटी मानते हैं वो रियलिटी है ही नहीं है। अगर मैं इस टेबल को नजदीक से देख रहा हूं, ये तो कुछ और ही है जिसको हम टेबल बोल रहे हैं। इसको मैं देख रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी आंख देख रही है, लेकिन सच्चाई तो उससे परे है। वो आज क्वांटम भी कह रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको इफेक्टिव आज के प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव माइंड में, कैन यू बिलीव आज की डेट में, मुझे आज बताइए आप, जो 6 महीने तक पहले मैंने आपको कह रहा था कि इन जॉब्स, इस एरिया में जॉब्स जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड है, आज नहीं मैं कह सकता। आज चाहे मेडिकल की फील्ड है उसमें चैलेंज आ गया है, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड उसमें चैलेंज आ गया, लीगल फील्ड में चैलेंज आ गया। तो मेरे को तो चिंता इस बात की कि बच्चे कौन सा एरिया फिर चूज करेंगे, किस एरिया में जाना चाहेंगे। अनस्टेबिलिटी आ गई है, एआई ने चिंता में डाल दिया सबको, पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया कि एआई और क्वांटम सिस्टम से थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस बदलते परिवेश में, क्वांटम की दुनिया में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग और एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग, और क्रिएट कर रहे हैं। यंग स्टूडेंट कर रहे हैं हाई स्कूल के, उनको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो करोड़ों कमा रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यू एरिया। तो लेकिन यह है कि पहले जैसे होता था कि एक हमारा सिस्टम होता था, बीएड में लो, इंजीनियरिंग में लो, मेडिकल में लो, वो नहीं चलेगा। उसमें चिंतन आ गया। अभी यहां नहीं होगा, लेकिन यूरोप और यूएस में हम विटनेस कर सकते हैं कि वहां चीजें कितनी फास्ट चेंज हो रही है। आप खुद भी देख रहे होंगे किस तरीके से चाइना, यूएस, रशिया, आप देखिए कैसे हो रहा है। वहां की सत्ता किस तरीके से डीप फ्रस्ट्रेशन में, बड़े बड़े जो देश है कैसे उनकी सरकारें हिल रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस टेक्नोलॉजी। तो ये सारा है। और इस तरह की चिंतन, इस तरह के एकेडमिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि यहां पर जितने मैम ने कहा, मैडम नेगी ने, कि यहां पर जिस तरीके से यहां पर आपने इनवाइटेड स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरीके से यहां अलग अलग एरिया को रखा, और अच्छा मुझे ये लगा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले भी कराई है, उसमें तो मैं खुद पार्टिसिपेंट रहा,
मैं एज ए मतलब हर एक सेशन मैंने अटेंड किया। जो पहली 2 कॉन्फ्रेंसेस शायद इंटरनेशनल कराई थी और एक नेशनल भी कराई थी, उसमें मैं खुद भी रहा और इसका भी मैं पार्टिसिपेंट बना, चाहे थोड़े समय के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कल का सेशन परसों का मैंने देखा, जो मेरे को शेयर की गई थी वीडियो, वो मैंने देखी है, बहुत अच्छा था। जिस तरीके से स्पीकर्स थे और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, वो बहुत ही बधाई के पात्र अच्छे थे क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात है कि डीएवी के अंदर एक चीज तो है कि चाहे क्लासरूम की टीचिंग हो, चाहे इस तरह के कॉन्फ्रेंस या सेमिनार की टीचिंग है, उसमें एक पार्टिसिपेशन होती है। उस पार्टिसिपेशन से कुछ न कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं। और मैं प्रिंसिपल साहब से चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि जो चैलेंजेस अमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि डीएवी हमेशा आगे की सोचता है कि आगे 5-7 साल के बाद किस तरह से एजुकेशन का स्वरूप होगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ एआई के, कुछ डेटा साइंस के, कुछ ऐसे एरियाज के ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया करें, कुछ कोर्सेज चलाएं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज, ताकि बच्चों को अवेयरनेस रहे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, इसके ऊपर जरूर बच्चों सोचना, क्योंकि आपके लिए समय अच्छा भी है और समय चुनौतीपूर्ण भी है। मैंने जैसे कहा कि कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं आज के इसमें, लेकिन चैलेंज इसलिए है कि जॉब का नेचर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं होगी, जॉब्स होगी, लेकिन किस तरह की होगी वो आज की डेट में क्वेश्चन मार्क है। अब अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम का, जितने बैंक के एम्प्लॉइज है, बैंक बहुत ज्यादा जॉब सबसे पहले प्रोवाइड करता था, अगर उस बैंकिंग सिस्टम में एक क्वांटम कंप्यूटर सारे पर्पस को सॉल्व कर देगा, तो दिक्कत यह है कि फिर वो किस तरह की जॉब होगी बैंक में। तो इसका मतलब है जो बैंक का जो हेड होगा वो नेचुरली ये ऐसे एक्सपर्टीज को बनाएगा जो एआई से ऊपर की चीजों को क्रिएट कर सके, डेटे के ऊपर जिनकी परफेक्शन होगी। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो उस सिस्टम को सरवाइव कर पाएगी। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो एआई का जो भगवान है वो डेटा है। अब डेटा किस शिद्दत के साथ डालोगे वैसे ही वो रिजल्ट लेगा। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी एक्यूरेसी होगी रिजल्ट की, जितना कम डेटा होगा उतनी एरर आएगी, गलतियां होगी। तो डेटा किस तरीके से होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो युग है वो डेटा का है, अगली जो लड़ाई है वो डेटा की है। डेटे पर ही सब कुछ चलना। हर कंट्री पूरे दुनिया में डेटे पर ही खेल खेल रही है, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, सब जगह जो है डेटा के ऊपर ही सारी लड़ाई चल रही है। तो उस दिशा में, उस डेटा में यहां के यंग रिसर्चर अपने आप को कैसे देखते हैं, इन चीजों पर जरूर सोचना। और मेरी थोड़ी सी आपसे आग्रह रहेगा जो यंग माइंड से, कि आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, कम यूज करें, थोड़े ओपन वातावरण में थोड़े घूमा करें, एनवायरमेंट से थोड़ा निकलें, उस इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करें, तभी आप अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जितना आप इसके साथ रहोगे, इसी में इन्वॉल्व होके खाना खा रहे हैं, तो वो एनर्जी नहीं लग रही है आपके बॉडी को, तो आपको हेल्थ के इश्यू आएंगे ही आएंगे। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जितने मेडिकल की जितनी कॉन्फ्रेंसेज में इसके कॉन्सिक्वेंसेज के जो डेटा आ रहे हैं, यंग बच्चों में जो है साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं, कारण यही है। क्योंकि इतने प्रेशर ले लेते हैं हम अंदर, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यू आते हैं। तो मेरी कोशिश आपसे, चाहे 15 मिनट के लिए शाम को आप थोड़ा निकले बाहर, वातावरण में रहें, पेड़ पौधों को देखें, उससे थोड़ा सा उसकी तरफ इंटरेक्ट हो, वो ही सच्चाई है। हम जब यंग थे, हम खेला करते थे गांव में, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, इसलिए हम शायद आज सरवाइव कर पाए। क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो इसमें पैदा हो रहे हैं। 2 साल के बाद मम्मी क्या करती है कि बच्चा मेरे को तंग ना करे, मोबाइल में डाल देती है। पर ये नहीं पता कि इससे रेडिएशन आती है, और वो जो रेडिएशन है, मैं पहले भी कह चुका, हमारा जो ब्लड है ये मैग्नेटिक है, तो इंटरेक्शन होती है। जब रेडिएशन ब्लड के साथ इंटरेक्ट करती है तो छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं ब्लड के, जिसको ट्यूमर कहा जाता है। आज हर ऑर्गन में ट्यूमर की संभावनाएं बढ़ गई है। तो ये इन चीजों को ना हो, क्योंकि मैं गप नहीं कह रहा हूं ये, क्योंकि ये मेरा फील्ड है।
मैं पिछले 32 सालों से रेडिएशन के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये प्रैक्टिकली कह रहा हूं, नेचर की रिपोर्ट कहती है। तो 24 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप यूज करते हैं तो आप एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा डोज ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज आते हैं। भगवान ना करे कि कोई किसी को इश्यू आए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर इंसान के पास धन है तो वो है अच्छी हेल्थ होना। अगर अच्छी हेल्थ है तभी आप इस समय को, इस लाइफ को जी सकते हैं। अदरवाइज अगर हेल्थ इश्यू रहते हैं तो उसी से पूछिए जो उस दर्द से जूझता है। तो ज्यादा न कहता हुआ पुनः प्रिंसिपल साहब को और इनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बधाई देता हूं और यहाँ के बच्चों को बेस्ट विशेस देता हूं। और मेरे एंड पर कभी भी कोई विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये तो पहले भी रहा है कि डीएवी तो मेरा डीएवी है, मैं विश्वविद्यालय में चाहे पहले प्रोफेसर था अब वाइस चांसलर हूं, डीएवी मेरे लिए फोर फ्रंट है, वो वहीं रहेगा। वो स्तंभ आपने गाड़ के रखना। मुझे प्राउड होता है कि डीएवी के जब बच्चे टॉप करते हैं, प्रिंसिपल साहब जब मुझे मैसेज करते हैं और मैं सर्कुलेट भी करता हूं विश्वविद्यालय की साइट पर कि कॉलेज हो हमारे तो डीएवी की तरह हो, ऐसे ही हो। यहाँ की पीजी क्लासें भी चलती है। पीजी के लोगों को मेरा आग्रह रहेगा कि आप थोड़ा रिसर्च की तरफ भी देखें, कलेक्टिवली कुछ पब्लिकेशन निकालें। जब डीएवी का नाम पब्लिकेशन में आएगा तो एक बहुत अच्छा आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अच्छी पब्लिकेशन से कॉलेज का नाम होता है, यूनिवर्सिटी का नाम होता है, स्टेट का नाम होता है और डीएवी परिवार का नाम होता है। क्योंकि मैं डीएवी परिवार से था, है और रहूंगा। और जितना भी मेरा, जो भी मेरे से कंट्रीब्यूशन होगी डीएवी के लिए, स्पेशली डीएवी कॉलेज कांगड़े के लिए हमेशा तत्पर हूं। और ज्यादा न कहता हुआ पुनः यहाँ की जरे जरे में जो देवी का वास है और यहाँ की जो शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन है, मैं उसके साक्षात होके ये कह सकता हूं कि ये विश करता हूं कि जितने भी यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े, आप सब खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल में ही हो। आपका आसपास ध्यान रखें, अपने परिवार का रखें, ध्यान रखें, क्योंकि समय बदल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे एनवायरमेंट की इशू है। तो ज्यादा कहता हुआ पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय विश्वविद्यालय।